स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का एक और ऐतिहासिक ऐलान, भारत में होगा 2036 का ओलंपिक। कहा, मेजबानी के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा भारत। उदयनिधि स्टालिन ने फिर की विवादित हरकत, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के सामने लगे जय श्री राम के नारे पर भड़के लोगों को सुनाई खरी खोटी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। कई मौजूदा विधायकों के काटे गए टिकट, नाराज नेताओं ने जताया विरोध। पोस्टर लगाकर जेडीयू ने नीतीश को बताया दूसरा गांधी। आरजेडी नेता ने कसा तंज, बोले गांधी का अपमान कर रही जेडीयू। गाजा पर इजराइल का ट्रिपल अटैक, समंदर में उतरा कुतुब मीनार से ऊंचा परमाणु ऊर्जा से चलने वाला जंगी जहाज, हमास का कमांडर। तो सबसे पहले बात देश के लिए एक और बड़ी खुशखबरी की। प्रधानमंत्री मोदी ने 141वें ओलंपिक समिति के सत्र में एक बड़ा ऐलान कर दिया है और कहा कि 2036 तक भारत ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। इसके लिए भारत सरकार हर संभव कोशिश करेगी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत 2036 में भारत में ओलंपिक आयोजित करने के अपने प्रयासों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। ये 140 करोड़ भारतीयों का सदियों पुराना सपना है, क्योंकि देश आने वाले सालों में खेल महाशक्तियों में से एक के रूप में उभरेगा। भारत ने कभी भी ओलंपिक खेलों की मेजबानी नहीं की है और हमने आखिरी बार 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। हम आपके सहयोग और समर्थन के इस सपने को साकार करना चाहते हैं। क्या लगता है, कितना खास मौका होगा ये? देखिए, ये एक ऐतिहासिक दावेदारी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की गई है। आप देखिए ये कितनी बड़ी बात है। प्रधानमंत्री मोदी क्या सोच रहे हैं? 2036 में ओलंपिक भारत में हो, इसके लिए वो कमेटी के सामने भारत को सामने रख रहे थे और उन्होंने तमाम आश्वासन दिए कि हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। 2030 में शायद जो यूथ ओलंपिक है वो हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे साथ है और 2036 तक प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग में यही है कि हम एक स्पोर्ट्स सुपर पावर भी हो जाएंगे। जिस हिसाब से एशियाड के अंदर 100 से ज़्यादा इस बार पदक जीतने में हम लोग कामयाब रहे हैं, तो ये एक बड़ी बात, एक ऐतिहासिक घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने की है। पिछली बार हमने जो लास्ट किया कॉमनवेल्थ गेम्स, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, घोटाला कर करके घोटाला लूट कर करके इन लोगों ने हिंदुस्तान की पूरी, जिसको कह सकते कि साख मिट्टी में मिला दी थी इन लोगों ने, ये कांग्रेसी यूपीए सरकार ने। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जिस हिसाब से आज अपना पक्ष रखा है, उम्मीद यही करनी चाहिए कि जो ओलंपिक कमेटी जो ये फैसला लेती है वो फैसला भारत के पक्ष में हो। अगली खबर में बात सनातन का अपमान करने वाले तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की, जो एक बार फिर हिंदू विरोधी बातें कर बुरी तरह से फंस गए हैं। दरअसल भारत पाकिस्तान मैच के दौरान भारत की जीत पर स्टेडियम में लोगों ने जमकर जय श्री राम के नारे लगाए, जिसका वीडियो वायरल हुआ तो उदयनिधि स्टालिन बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ इस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य है। खेल को देशों के बीच एकजुट करने वाली शक्ति बनना चाहिए और सच्चे भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। नफरत फैलाने के लिए इसे एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना सही नहीं है। आखिर दिक्कत क्या है उदयनिधि स्टालिन? दिमाग खराब है इनका और दिमाग खराब हो गया है हिंदुस्तान के सेकुलर ब्रिगेड का। ये जो इंडस्ट्री चलती थी ना सेकुलरिज्म की, एनजीओ वालों की और कुछ नेताओं की जो दुकानदारी चलती है, इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है। वहां नारेबाजी हो रही थी, किसने कह दिया नारेबाजी हो रही थी? अभी फिल्म आई है
फिल्म का गाना चल रहा है, वो गाना चल रहा है, वो हर मैच में, हर स्टेडियम में गाने चलते हैं जो सुपरहिट गाने होते हैं। और जय श्री राम का गाना अगर सुपरहिट है, क्यों नहीं बजेगा? क्यों नहीं बजेगा? तब भाईचारा समझ में नहीं आता ये उदयनिधि स्टालिन को। जब पाकिस्तान की टीम जीतती है और पिच के ऊपर ही नमाज पढ़ना शुरू कर देती है, तब भाईचारा समझ में नहीं आता इनको। ये सब गुलाम मानसिकता से पीड़ित लोग हैं। यही लोग हैं जिनका दिमाग सड़ गया है और ये अपने सड़े हुए दिमाग से कुतर्क ऐसा ऐसा निकालते हैं कि आम जनता भी कंफ्यूज हो जाए। पहली चीज ये कि स्टेडियम के अंदर जो कुछ भी हुआ वो नारेबाजी नहीं है, वो गाना चल रहा है, गाने के साथ लोग गुनगुना रहे हैं। कई सारे गाने चले, उसमें से एक गाना ये भी था, तो इसमें आपत्ति किस बात की? अब उदयनिधि स्टालिन को यह लगता है कि हिंदुस्तान की जनता कौन सा गाना सुनेगी, कौन सा गाना नहीं सुनेगी, कौन सा गाना हिट होगा, कौन सा गाना उसके ऊपर बैन लगा दिया जाए। यह धंधा अगर आपने नया शुरू किया है तो इसके ऊपर अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको करना चाहिए। बढ़ते आगे और बात करते हैं कांग्रेस की चुनावी लिस्ट की। लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन अभी तक राजस्थान में कैंडिडेट के नाम फाइनल नहीं हो पाए हैं। मध्य प्रदेश में 144, छत्तीसगढ़ में 30, तो वहीं तेलंगाना में 55 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। वहीं भूपेश बघेल को पाटन तो टीएस सिंहदेव को अंबिकापुर से टिकट दिया गया है। साथ ही कांग्रेस ने पंडरिया, डोंगरगढ़, खुज्जी, अंतागढ़, कांकेर और दंतेवाड़ा से मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं, जिससे कांग्रेस में बवाल होता भी दिखाई दे रहा है। आखिर जिस तरीके का ये लिस्ट कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया है, उस पर बवाल भी हो रहा है अंदर खाने में। देखिए, बवाल तो होता ही, जब पार्टी बड़ी होती है, कई सारे कंटेंडर होते हैं, तो वो बवाल होता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने भी टिकट का अनाउंस किया, वहाँ बवाल चल रहा है। जिस पार्टी की मजबूत तैयारी होती है, ऐसा लगता है कि इस बार वो सरकार में आ रही है या जीत रही है, और वहाँ कई सारे नेता होंगे, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे वो बंगाल के अंदर टीएमसी के अंदर हो, जिनको टिकट नहीं मिलता है वो उत्पात मचाते हैं, कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल पॉलिटिकल फेनोमेना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया? आप 4 दिन पहले तो ये कह रहे थे, जब भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आई थी तब आप ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है। क्यों? क्योंकि आपने कह दिया कि सांसदों को उतारा जा रहा है। इन लोगों ने भी सांसदों को टिकट दिया है, भाई क्यों उतार रहे हो? आप ये देखिए कितनी इनकंसिस्टेंसी है, जो बार बार की कम्युनिस्ट कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज्ड हो चुकी है। वो इसलिए क्योंकि आप कुछ भी बीजेपी करती है, आप सीधे सीधे उसकी आलोचना कर देते हो और 4 दिन के बाद फिर वही काम करते हुए नजर आ रहे हो। तो ये मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, सोशल मीडिया चलाने वाले जो लोग हैं, उनको थोड़ा सा पेशेंस रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आप बड़े जोकर, बड़ा ही अच्छा नहीं लगता है जब कोई नेशनल पार्टी इस तरीके से हर 2 दिन में अपना स्टैंड जो है वो बदलती नजर आए। तो एक तरफ कांग्रेस में टिकट पर बवाल मच रहा है, तो दूसरी तरफ नीतीश को गांधी बताकर जेडीयू बुरी तरह से फंस गई है। दरअसल पटना में नीतीश कुमार को देश का दूसरा गांधी बताते हुए जेडीयू नेता ने पोस्टर लगाए। जेडीयू नेता का कहना है कि नीतीश कुमार ने समाज सुधार का बड़ा काम किया है और वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। उनके प्रयास से ही आज इंडिया अलायंस अस्तित्व में आ पाया है। जेडीयू नेता के इस पोस्टर पर आरजेडी और बीजेपी ने तंज कसा है। आरजेडी का कहना है कि नीतीश कुमार की तुलना गांधी से करना घृणित काम है, तो ये गांधी का अपमान है। वहीं बीजेपी का कहना है कि देश की राजनीति के सबसे मौकापरस्त नेता नीतीश कुमार है। नीतीश पिछले 30 साल से लालू का विरोध करते रहे और अब कुर्सी के लिए लालू की गोद में जा बैठे। अपने ही गठबंधन के लोग आ गए हैं विरोध करने। देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा नीतीश कुमार के साथ क्या खेल हो रहा है। एक दोस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं कि ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह है वो टैबलेट खिला रहा है नीतीश कुमार को और उस वजह से उसकी मेमोरी लॉस हो गई है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि भाई ललन सिंह जो है वो
सारी चीजों को लालू यादव से पूछ के कर रहा है, पार्टी को तुड़वाने में जुटा हुआ है, और दूसरी तरफ यही पार्टी महात्मा गांधी बना दे रही है। ये तमाम जो खबरें आ रही है उससे एक संकेत जो जरूर मिल रहा है लोगों को, वो ये कि नीतीश कुमार के कंट्रोल में कुछ नहीं है। नीतीश कुमार का पोस्टर निकल रहा है, कोई गांधी बता देगा उनको पोस्टर के अंदर। नीतीश कुमार को अगर पहले से ये मालूम होता कि मुझे गांधी बताया जा रहा है, वो पोस्टर कभी नहीं लगता। तो पार्टी में ऐसे कौन लोग हैं जो नीतीश कुमार को फुलंगी पे चढ़ा देते हैं? कभी कोई प्रधानमंत्री बना देता है, फिर मालूम चलता है भाई कन्वीनर भी नहीं बनाया गया, किसी कमेटी का चीफ नहीं बनाया जा रहा, कोई उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए न्योता नहीं दे रहा, कोई उनसे पूछ के तारीख तय नहीं कर रहा। यह अजीबोगरीब स्थिति है। एक मिनट में पार्टी के लोग क्या से क्या चढ़ा देते हैं और उसके बाद दूसरे ही पल कुछ ऐसी खबर आ जाती है, मालूम चलता है कि इसमें नीतीश कुमार की पूरी बेइज्जती हो रही है। तो नीतीश कुमार को पार्टी क्या कर रही है, कौन नेता क्या कर रहा है, उसको कंट्रोल में अपने हाथों में लेने की आवश्यकता है। क्योंकि बड़े बड़े राजा इसलिए बर्बाद हो गए क्योंकि उनके मंत्रियों ने राजा को गलत जानकारी दी, मुगालते में रखा। नीतीश कुमार फिलहाल ऐसे ही नेताओं से घिरे हुए हैं जो नीतीश कुमार तक गलत सूचनाएं लेकर के जा रहे हैं। आखिरी खबर में बात हमास के खात्मे पर। गाजा पट्टी पर इजराइल लगातार वार कर रहा है। आसमान से उसके लड़ाकू जहाज लगातार बम बरसा रहे हैं। गाजा की सरहद से लगे इलाकों में इजरायली टैंक गोले दाग रहे हैं। आसमान और जमीन के बाद इजराइल ने अब समंदर के जरिए हमास की घेराबंदी शुरू कर दी है। इसमें अमेरिका भी उसकी मदद कर रहा है। उसकी 2 विमान वाहक जंगी पोत भूमध्य सागर में इजराइल की मदद के लिए पहुंच गए हैं। अमेरिका के जंगी जहाज यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस आइजनहावर को तैनात कर दिया गया है। इजराइल ने हमास के एक कमांडर अली काची को भी मार गिराया है। क्या लगता है, हमास का खात्मा तय है? बिल्कुल खात्मा तो तय ही, लेकिन आज एक अच्छी तस्वीर आई और भी इंडियंस जो है वापस आ रहे हैं। आज जनरल वीके सिंह ने स्वागत किया तमाम इंडियंस को, बाकायदा इंडियन फ्लैग देकर के उनको हिंदुस्तान में स्वागत किया गया। तो अच्छी चीज़ें हो रही है हिंदुस्तान के लिए। इजराइल की जनता भी हिंदुस्तान की काफ़ी तारीफ कर रही है। लेकिन ये जो हमास के जो चूहे हैं, जो बिलों के अंदर छिपे हुए हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो गजा है उसके अंदर, जमीन के अंदर इन लोगों ने कई सारे टनल्स बना रखे हैं। इजराइल ने वक्त दिया कि भाई आप खाली करके यहां से चले जाओ, क्योंकि यहां बॉम्बार्डमेंट करने वाले हैं। ऐसा बमबारी होनी है कि वहां अगले 50 साल तक कुछ नहीं होगा। अब हमास ने क्या किया, लोगों को यह बाहर नहीं जाने दे रहा। तो आज खबर आई कि फिर इजराइल की तरफ से कहा गया कि बस 3 घंटे की मोहलत देंगे, बॉर्डर क्रॉस करके आप जाएं इजिप्ट की तरफ या जहां कहीं भी जाएं जो सिविलियंस हैं। लेकिन हमास के लोग जो अंदर छिपे हुए हैं उनको इजराइल छोड़ेगा नहीं। दुनिया पहली बार इस तरह के केस में इजराइल के साथ खड़ी नजर आ रही है। जो 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं उसमें भी एक राय नहीं है। टेररिज्म का समर्थन करना ये कोई अच्छी डिप्लोमेसी, अच्छी रणनीति, अच्छी राजनीति नहीं है। घर के अंदर सांप पालोगे तो किसी न किसी दिन आपको डसेगा। मुस्लिम मुल्कों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि आप धर्म के नाम पे, जिहाद के नाम पे और किसी और चीज के नाम पे आप अपने घरों के अंदर या घर के बाहर इस तरह के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की मदद के लिए आप जब खड़े होते हैं तो आप अपनी मौत को बुलावा देते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।